हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल मैपिंग करने वाले हैं। यानी कल की क्लास में हम लोगों ने इसकी फिजिकल मैपिंग की थी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और जो भी वहाँ माउंटेन है, डिजर्ट है, प्लेट्यू हैं और जो रिवर बेसिन है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग इसमें यानी जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो कंट्रीज आते हैं उनके बारे में देखेंगे, और फिर जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वर्ल्ड मैप में ये स्थित है आपका साउथ अमेरिका, और इसी की हम आज पॉलिटिकल मैपिंग करने वाले हैं। यानी इसमें जो कंट्री आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्यों वो फेमस है, वो कंट्री फेमस है, किस लिए फेमस है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया है, और इस जगह पनामा जलसंधि है जिसके द्वारा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता है। तो बात करें तो यहाँ पर 12 इंडिपेंडेंस कंट्री हैं, यानी 12 इंडिपेंडेंट कंट्री हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। बाकी कई सारे और कंट्री हैं, यानी कई सारे आइलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे जो किसी दूसरे पर डिपेंड है, यानी अन्य कंट्री के अंतर्गत आते हैं वो जो आइलैंड्स हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर 12 कंट्रीज इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। और आप देख भी सकते हैं एक तरफ से इसमें सबसे जो बड़ा कंट्री है यहाँ पर वो है ब्राज़ील। आप देख भी सकते हैं इसका ये वाला जो एरिया है काफ़ी, यानी सबसे बड़ा कंट्री यहाँ का है ब्राज़ील, और सबसे छोटा कंट्री ये आप देख सकते हैं सूरीनाम। सूरीनाम सबसे छोटा कंट्री है इस कॉन्टिनेंट का। और एक तरफ से अगर हम बात करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील और सूरीनाम और गुयाना। तो ये जो सारे कंट्री आप देख रहे हैं ये सभी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं। और नीचे आपको फॉकलैंड आइलैंड देखने को मिलेगा जो किसी न किसी कंट्री के अंतर्गत आते हैं। ये इंडिपेंडेंट जो टेरिटरीज़ हैं वो नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं यानी 12 जो कंट्री हैं वही इंडिपेंडेंट है। बाकी जो अन्य आइलैंड्स हैं या जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो सभी किसी अन्य देश के अंडर में आते हैं। तो ये सारे कंट्री के बारे में हमने देख लिया। अब डिटेल में हम एक एक कंट्री के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्राज़ील देश के बारे में, यानी कि ब्राज़ील कंट्री के बारे में देखेंगे। तो ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, हमने पहले भी आपको बताया। यानी इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, ये जिसे ब्रासीलिया भी कहा जाता है। और ये जो ब्राज़ील है ये किस लिए फेमस है? तो इट इज़ फेमस फॉर शुगर केन एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन। यानी यहाँ पर काफ़ी और गन्ने का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील देश में। यानी ये कॉफ़ी के लिए फ़ेमस है और शुगर केन के लिए फ़ेमस है। और यहाँ पर पाए जाते हैं वर्षावन। यहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है सेल्वास। तो सेल्वास किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो वर्षावन पाए जाते हैं उन्हें ही सेल्वास कहा जाता है। और यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कंपोस। तो आपको ध्यान रखना है जो ब्राज़ील में ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें कंपोस कहा जाता है। और नीचे आगे जब हम पढ़ेंगे एक और ग्रासलैंड जिन्हें पंपास कहा जाता है वो अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि ब्राज़ील में जो ग्रासलैंड पड़ते हैं उन्हें हम कंपोस कहते हैं। और यही ब्राज़ील में वो वाला एरिया भी पड़ता है जो हमने कल पढ़ा था, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला एरिया भी इसी ब्राज़ील में पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले कंट्री की, और यानी अगले कंट्री को जो कि है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना कंट्री ये भी काफ़ी फेमस कंट्री है। और ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस फॉर पंपास ग्रासलैंड। तो यहाँ पर पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। हमने आपको जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था वहाँ पर जो घास के मैदान थे उन्हें प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, और जो साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया था अलग अलग जगह में जो घास के मैदान होते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पंपास
घास के मैदान के लिए फेमस है अर्जेंटीना। हम मैप में भी आपको दिखाएंगे। पहले आप कंट्री देख लीजिए, ये है आपका अर्जेंटीना कंट्री। ये यहाँ पर पूरा अर्जेंटीना कंट्री है, यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे पंपास घास के मैदान। और ये जो पंपास घास के मैदान है ये, और इसके नॉर्थ में दलदली क्षेत्र भी स्थित है। यानी इस पंपास घास के मैदान के नॉर्थ में दलदली क्षेत्र स्थित है, जिसे कहा जाता है ग्रान चाको। ग्रान चाको कहा जाता है इसे। और ये जो ग्रान चाको है, इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है, यानी जो फसल है उनका उत्पादन होता है इस ग्रान चाको वाले एरिया में। ग्रान चाको कहा किसे जाता है, तो पंपास घास के मैदान के नॉर्थ में एक दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिसे ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर होता है क्रॉप्स का प्रोडक्शन। और यहाँ पर जो जंगल हैं वो भी पाए जाते हैं, यानी इस वाले एरिया में जंगल भी पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैप में भी आप ये देख सकते हैं। हम देख लेते हैं जो पंपास घास के मैदान है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला एरिया है यही है पंपास घास के मैदान। और ये वाली जो टेरिटरी आपको दिख रही है यही है अर्जेंटीना। तो आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना में ही पड़ते हैं पंपास घास के मैदान, यानी कि पंपास ग्रासलैंड। बढ़ते हैं अगले कंट्री की ओर। और अगला कंट्री है वो है चिली, यानी चिली कंट्री। तो ये आप मैप में देख भी सकते हैं कहाँ पर स्थित है चिली। तो चिली यहाँ पर स्थित है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो किनारे वाला रीजन है यही पूरा है चिली, एक लंबाई में फैला हुआ ये कंट्री है चिली। और ये विश्व का सबसे शुष्क देश है। विश्व का सबसे शुष्क देश है कौन सा, चिली। और पेरू जलधारा के कारण, यानी यहाँ से पेरू जलधारा है, ये आप देख सकते हैं, ये पेरू कंट्री स्थित है। तो इसीलिए यहाँ पर पेरू जलधारा का जो प्रभाव है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है वो काफ़ी कम मात्रा में वर्षा होती है। और कभी कभी एक जब स्पेशल इफेक्ट बनता है, यानी अल नीनो जब धारा बनती है, तभी यहाँ पर पर्याप्त वर्षा हो पाती है, नहीं तो यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। और ये कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है यानी चिली। तो कॉपर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है चिली वाले एरिया में। और यहाँ पर एक प्लेट्यू भी पाया जाता है जिसे कहा जाता है चुक्कीमाता प्लेट्यू। तो ये एक प्लेट्यू का नाम है जो चिली कंट्री में पाया जाता है। और इसमें कॉपर का प्रोडक्शन होता है, यानी इस प्लेट्यू में कॉपर का प्रोडक्शन होता है। और इसीलिए विश्व की ताम्र राजधानी कहा जाता है इस प्लेट्यू को। विश्व की ताम्र राजधानी किसे कहा जाता है, इस प्लेट्यू को, यानी चुक्कीमाता प्लेट्यू को ही विश्व की ताम्र राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का बड़े मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो ये कंट्री हो गया आपका चिली। अब देखते हैं एक अन्य कंट्री के बारे में जो कि है वेनेजुएला कंट्री। वेनेजुएला देश आप देख सकते हैं। तो ये जो कंट्री है ये है ओपेक का मेंबर। ओपेक का मेंबर है ये वेनेजुएला कंट्री। और ओपेक में कौन से मेंबर है, तो इसमें आपको अरब कंट्री भी देखने को मिलेंगे, यानी जो तेल उत्पादक देश हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है, उनका एक संगठन है ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है ये जो ओपेक है। यानी इसमें वो कंट्री आते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ये जो कंट्री है वेनेजुएला कंट्री, यहाँ पर भी पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार इस कंट्री में पाए जाते हैं। आप मैप में देख सकते हैं ये स्थित है, यानी साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाले रीजन में स्थित है ये कंट्री वेनेजुएला। ये यहाँ पर छोटा सा कंट्री है वेनेजुएला देश। और यहाँ पर पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। और अमेरिका में जो पेट्रोलियम यूज होता है वो यहीं से निकाला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे भंडार यहाँ पर मिलते हैं पेट्रोलियम के। और यहीं पर एक नदी है कैरो नदी। कैरो नदी जो कि ओरिनिका नदी की सहायक नदी है। हमने कल आपको पढ़ाया था अमेजन रिवर बेसिन, और उसके बाद अचानक से क्लास बंद हो गई थी, क्योंकि हम आपको आगे फिर बताने वाले थे ओरिनिका रिवर बेसिन के बारे में, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल अचानक से क्लास बंद हो जाने के कारण वो जो थोड़ा सा पार्ट है हमारी फिजिकल
मैपिंग का वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो कैरो नदी जो है वो ओरिनिका रिवर की एक सहायक नदी है और इसी नदी में एंजिल जलप्रपात स्थित है। एंजिल जलप्रपात यानी एंजिल वाटरफॉल इस कैरो नदी में स्थित है। और ये जो वाटरफॉल है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप इमेज के माध्यम से भी इसे देख लेते हैं। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो एंजिल जलप्रपात है इसकी जो ऊंचाई है 979 मीटर। 979 मीटर ये ऊंचा जलप्रपात है और इसके साथ ही ये हो जाता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कि स्थित है वेनेजुएला में। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो विश्व में हाईएस्ट है। यानी अगर हम बात करें विश्व में लार्जेस्ट नदी तो वो है आपकी अमेजन नदी। और बात करें अगर हम सबसे लंबे माउंटेन के बारे में तो वो भी है आपका एंडीज माउंटेन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है आपका एंजी जलप्रपात। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील वो भी यहीं पर स्थित है। तो देखिए कई सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिली जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट हैं। अब इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं एंजी जलप्रपात को। तो ये आप देख ली, काफ़ी खूबसूरत ये वाटरफॉल है और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर और इसके साथ ही विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजिल वाटरफॉल। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। और कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है वेनेजुएला कंट्री में। और अब हम अपना कल का एक बचा हुआ टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं जो कि है ओरिनिको रिवर बेसिन। हमने कल अमेजॉन रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा था, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था और ये जो पार्ट था ये हमारा बच गया था, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ओरिनिको रिवर बेसिन, तो सबसे पहले जो ओरिनिको रिवर है यानी जो ओरिनिको नदी है इसको पहले देख लेते हैं। तो ये जो नदी है ये निकलती है एंडीज पर्वत से। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस जगह से कहीं निकलती है। ये है आपका एंडीज पर्वत वाला एरिया है, किनारे किनारे पूरा आप देख सकते हैं ये एंडीज पर्वत ही फैला हुआ है नॉर्थ टू साउथ, यानी चिली से वेनेजुएला तक पूरा ये एंडीज पर्वत फैला हुआ है। तो एंडीज से निकलकर ये जो ओरिनिको रिवर है ये जाती है कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर में इसका मुहाना है, यानी कैरेबियन सागर में ही ये गिर जाती है, आप ये देख सकते हैं। और इसलिए इसे उत्तरी प्रवाह की नदी कहा जाता है। उत्तरी प्रवाह नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखिए इस जगह से निकली हुई है एंडीज वाले पार्ट से, फिर ये इस तरीके से जाती हुई उत्तर की ओर जाती है और फिर यहाँ पर जाकर ये कैरेबियन सी वाला ये एरिया है कैरेबियन सी का, तो यहीं पर ये जाके मिल जाती है कैरेबियन सी से, इसीलिए इसे उत्तरी प्रवाह की नदी कहा जाता है। और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लानोस। लानोस ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, यानी इस नदी के बेसिन में। तो देखिए कई सारे फैक्ट हमको देखने को मिले। तो एक बार फिर हम मैप में जाते हैं और हमने आपको बताया अभी जो ये ओरिनिको रिवर बेसिन है यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लानोस। और जो अर्जेंटीना में घास के मैदान थे उन्हें क्या कहते थे हम? उन्हें कहते हैं पंपास। और जो ब्राज़ील में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोस। तो देखिए अलग अलग नाम है इन ग्रासलैंड्स के और पूरे वर्ल्ड में इनके अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, यानी कि हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल प्लस फिजिकल दोनों मैपिंग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी 4 वीडियोज़ में। और आप अब इन्हें अच्छे तरीके से पढ़िए और हो सकता है कि हम कल की क्लास में इन दोनों कॉन्टिनेंट से रिलेटेड यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इनकी मैपिंग करेंगे ब्लैंक मैप पे। इनको पूरी तरीके से एक प्रकार से रिवाइज करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।